हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही अच्छे नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस क्लास को बहुत ही ईजी और सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने के लिए मैंने आपके साथ ये सीरीज शुरू की है, जहाँ पे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। स्कूल्स का बात जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल की वो बिल्डिंग आती है जहाँ पे हम बैग लेकर जाते थे और पढ़ के चले आते थे। लेकिन जब हम इस जूरिस्प्रूडेंस में स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। थॉट्स किन की? थिंकर्स की थॉट। क्या थॉट? थिंकर्स के बारे में बात करेंगे कि उनके क्या अप्रोचेस हैं, उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी क्या फिलॉसफीज है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लॉ एंड फंक्शनिंग ऑफ द लॉ। लॉ कैसे फंक्शन करे, लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ का नेचर क्या है, इस पे थिंकर्स की क्या अप्रोच है, क्या फिलॉसफीज है, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, इसे हम पढ़ते हैं स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। जब हम स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्कूल्स होते हैं। पहला आता है एनालिटिकल स्कूल, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा आएगा नेचुरल स्कूल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल स्कूल, देन आपका फिलोसफिकल स्कूल, और उसके बाद आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो एक टॉपिक को हम अलग अलग क्लासेस में डील करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल के बारे में। तो देखो, होता क्या है कि जब भी हमारे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आता है तो 2 पर्सपेक्टिव खड़ी होती है। एक होता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, दूसरा होता है नेगेटिव पर्सपेक्टिव। मोस्टली ये होता है कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए तो हम पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव पहलू पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की, तो यहाँ के जितने भी थिंकर्स हैं, इनका अप्रोच हमेशा कोई भी लीगल प्रॉब्लम अगर सोसाइटी में अराइज होता है तो इनका अप्रोच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एनालिटिकल स्कूल के जो थिंकर्स हैं, इनका अप्रोच पॉजिटिव इन नेचर है। इनका जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो इस चीज़ पे नहीं होता कि काश ये चीज़ ऐसी हुई होती, मैं रहता तो इसको ऐसे करता। इस पे ये फोकस नहीं करते हैं। ये फोकस करते हैं उन चीज़ जैसी उनके सामने आई है, मतलब जो भी सिचुएशन उनके सामने अराइज हुई है वैसी ही सिचुएशन पे ये फोकस करते हैं, ये कंसंट्रेट करते हैं। ये हमारी तरह बातें नहीं करते, नहीं इस काम को मैंने किया होता तो ऐसा होता, काश लाइफ में ऐसा हो जाए, इस पे वो बात नहीं करते हैं। दे कंसंट्रेट्स ऑन द थिंग्स एज दे आर। जैसा घटित हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर ही इनका कंसंट्रेशन होता है, एंड दैट टू विथ पॉजिटिव अप्रोच। इसके बाद इनका जो कंसर्न होता है ना, वो लॉ के रिगार्डिंग है कि लॉ जैसा एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही हम उसके बारे में सोचेंगे। हम आइडियल लॉ के बारे में नहीं बात करेंगे। लॉ दैट इज एक्चुअली फाउंड, जैसा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसी ही बातें करेंगे, उसी लॉ के हिसाब से काम करेंगे। तो एनालिटिकल स्कूल में पॉजिटिव अप्रोच होता है, कंसंट्रेट करते हैं ऑन द थिंग्स एज दैट दे आर, और उसके साथ साथ ये कंसंट्रेट करते हैं लॉ पे एज इट एग्जिस्ट। जो भी ओरिजिनल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, ये उसी पे बात करेंगे। ये उस पर कटाक्ष नहीं करेंगे। ये आपको रिफॉर्मेशंस के कोई भी रूल्स नहीं बताएंगे, ना आपको ये बताएंगे कि इसको ऐसे कर दो। नहीं, जैसा है बिल्कुल उसके हिसाब से ही सिचुएशन को डील करना या टैकल करना इन स्कूल के थिंकर्स का काम है। इनके हिसाब से जो सोर्सेज हैं लॉ के, वो क्या है? लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट या कस्टम। मोटो क्या है एनालिटिकल स्कूल का? तो मोटो कहते हैं यूबी सिविटस इबी लेक्स। कहते हैं वेयर देयर इज स्टेट देयर विल बी लॉ। तो कहते हैं कि देखो, जहां भी स्टेट होगा वहां लॉ होगा। एनार्की का कोई भी प्लेस नहीं होगा। एनार्की मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेट जहां पे कोई रूलर नहीं है। तो सोसाइटी विदाउट रूलर अगर हम कहें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एनार्की कहते हैं। तो कहते हैं जहां पे स्टेट होगा वहां पे लॉ होगा। और लॉ कब एग्जिस्ट करेगा? जब आप ऑर्गेनाइज करें पॉलिटिकल अथॉरिटीज को, तभी आप एक अच्छी सोसाइटी का, अच्छे स्टेट का गठन कर सकते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। मेरा पेन खो जाता है। हाँ, स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। तो स्टेट इज अ नेसेसरी एविल का मतलब है कि देखो भाई, स्टेट आपको 2 चीजें देता है। आपको बहुत सारी राइट्स देगा, ड्यूटीज देगा, आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो आपके जीवन यापन के लिए नेसेसरी है। लेकिन साथ ही साथ स्टेट आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करता है ताकि सोसाइटी में पीस बना रहे। आपके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने का काम किसका है? स्टेट का है। इसीलिए कहते हैं स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। आई होप मैं क्लियर हूं। मोटो यूबी सिविटस इबी लेक्स, जिसका मतलब होता है जहां पे स्टेट है वहां लॉ होगा। लॉ तब एग्जिस्ट कर पाएगा जब आपके पास ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अथॉरिटीज हो। एनार्की का खात्मा हो जाएगा जहां स्टेट होता है। एनार्की मतलब अ सोसाइटी विदाउट रूलर।
अब मेन प्रोपोनेंट्स की बात करें तो इनके मेन प्रोपोनेंट्स में आते हैं आपके बेंथम, फिर आते हैं आपके ऑस्टिन और आते हैं हॉलैंड और साथ ही साथ आ जाते हैं सालमंड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेंथम के बारे में। अगर प्रीवियस लेक्चर ना देखा हो तो मैं कहूँगी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बेंथम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी किया था। आज फिर से बात करते हैं बेंथम के बारे में। ये लाइफ स्पैन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जूरिस्ट की क्रोनोलॉजी को सेट करने के लिए, तो मे बी अगर वहाँ पे क्लिक करें तो आप उसको सेट कर पाएंगे। बेंथम की जब बात करते हैं तो बेंथम कौन थे, तो ये पॉजिटिविज्म के फाउंडर थे। जो आपका एनालिटिकल स्कूल है इसे हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं, इसे हम इम्पेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। ये जो इम्पेरेटिव नाम है ना, ये किसने दिया था, ये इम्पेरेटिव नाम दिया था C.K. एलन ने। तो ये भी क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। तो बेंथम कौन है, पॉजिटिविज्म के फाउंडर हैं। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिटोरियल में कहते हैं लॉ एज इट इज के बारे में, मतलब कैसा लॉ है उसी के हिसाब से डील करो, अपना ज्ञान मत दो कि कैसा होना चाहिए था, कैसा आइडियल लॉ दिखता है, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसा लॉ है उसके हिसाब से सोसाइटी में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन जब बात सेंसोरियल की आती है तो यहाँ पे ये रिफॉर्म्स बताते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए था, एक बेटर सोसाइटी के लिए आइडियल लॉ क्या होगा, ये सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपके बेंथम है ये लेजर फेयर के प्रिंसिपल के सपोर्टर थे। इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट का इंटरफेरेंस इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिल्कुल मिनिमम होगा। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट कहता है मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इसको भी सपोर्ट करते थे। इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है उसे भी दिया था। इन्होंने कहा था कि लॉ कब काम आएगा, लॉ का प्रॉपर यूज कब होगा, प्रॉपर एंड कब होगा हर लॉ का, जब आप अपनी सोसाइटी में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को ग्रेटेस्ट नंबर में प्रमोट करते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होना चाहिए पूरी की पूरी सोसाइटी में, और वो हैप्पीनेस छोटी मोटी ना हो, ग्रेटेस्ट नंबर में हो। इन्होंने यूटिलिटी को डिफाइन किया और कहा कि यूटिलिटी का मतलब है यहाँ पे कि आप पेन को प्रिवेंट करें और प्लेजर को बढ़ाते जाएं। इसी में आपका थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ हेडोनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे भी कहा जाता है कि लॉ तभी अच्छा माना जाएगा जब वो लोगों की खुशियों को बढ़ाए, मतलब प्लेजर को बढ़ाए और पेन को अवॉइड करे। तो लॉ का काम क्या है, इक्वालिटी लाना, लोगों को अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करना सोसाइटी में, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार ना हो, कोई भी अगर दुखी है तो उसके दुख को कम करना, ये सब काम है लॉ का। तो बेंथम कौन थे, पॉजिटिविज्म के फाउंडर थे। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरी में किया, यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने दिया, इन्होंने यूटिलिटी को डिफाइन किया, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ हेडोनिज्म दिया, इन्होंने लेजर फेयर के प्रिंसिपल को सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि लॉ का अच्छा काम तभी माना जाएगा जब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को ग्रेटेस्ट नंबर में आप किसी सोसाइटी में या स्टेट में प्रमोट करते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के बारे में। तो इनका भी लाइफ स्पैन देख लीजिएगा, 1790 से 1859 तक थे। इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल किसने कहा था, कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने बताया था आपको। जॉन ऑस्टिन ने जस्ट पॉजिटिविज्म दिया। इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर्स होते हैं सोसाइटी में वही लॉ बनाते हैं पॉलिटिकल इंफीरियर्स के लिए। और इन्होंने साथ ही साथ बुक भी लिखी है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। इनके हिसाब से लॉ क्या है, तो इनके हिसाब से लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए ना आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा, जहां पे ये बोलते हैं, मेरी पेन खो जाती है यार, सॉरी। ये बोलते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, और लॉ को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला है कि प्रॉपर लॉ, दूसरा है इम्प्रॉपर लॉ। तो प्रॉपर लॉ में ये कहते हैं कि वो लॉ जो सॉवरेन बनाता है उसे हम प्रॉपर लॉ कहते हैं, लेकिन वही लॉ जब सॉवरेन नहीं बनाता है तो उसे हम इम्प्रॉपर लॉ कहते हैं। तो लिखा है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपर। तो जब हम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में कहते हैं कि वो लॉ जो सॉवरेन बनाता है, किस लिए बना रहा है, ताकि जो भी लोग उसकी सोसाइटी में रह रहे हों उनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए। पीपल्स के बिहेवियर को, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके
बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, तो वो लॉ सॉवरेन बनाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, तो गॉड के द्वारा किया गया जो भी लॉ है, लॉ ऑफ गॉड या पॉजिटिव लॉ या ह्यूमंस लॉ। जब हम ह्यूमंस लॉ पढ़ते हैं तो इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन होता है और इसमें दो चीज़ें आती हैं कि देखो जो हमारे ह्यूमंस लॉ बनाते हैं उसमें तो एक ऐसा लॉ होता है जो स्ट्रिक्ट सेंस में होता है जिसको सबने फॉलो करना ही करना है, और एक ऐसा लॉ होता है जो ह्यूमंस तो बनाते हैं लेकिन उसमें सॉवरेन का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस लॉ को लोग बिल्कुल इस तरह फॉलो करते हैं जैसे किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने उस लॉ को बनाया हो। तो उसी लॉ को हम लॉ ऑफ एनालॉजी भी कहते हैं। तो लॉ बाय एनालॉजी और ह्यूमन लॉ का ये जो सेकेंड कैटेगरी है जहाँ पे लॉ ह्यूमंस ही बना रहे हैं पर उसमें सॉवरेन का कोई रोल नहीं है, तो उसे हम लॉ बाय एनालॉजी कहते हैं, और या वो ह्यूमंस लॉ के दूसरी कैटेगरी में भी फॉल करता है। फिर आते हैं लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में, तो वही बात कर दिया कि भाई सॉवरेन लॉ नहीं बना रहा है तो उसे हम लॉ इम्प्रॉपर कहते हैं। इसमें लॉ बाय एनालॉजी आता है कि मतलब किसी ने कोई रूल बना दिया सोसाइटी में, अब उस रूल को लोग अंधे तरीके से फॉलो करते हैं, कहते हैं भैया नहीं करेंगे तो मार हो जाएगी, और इस तरह के से फॉलो करते हैं जैसे लगता है किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने बना रखा हो, लेकिन वो कॉमन पीपल ने ही बनाया होता है, तो उसे हम लॉ बाय एनालॉजी कहते हैं। पॉजिटिव मोरालिटी में आपका आ जाता है इंटरनेशनल लॉ या कस्टम। लॉ बाय मेटाफर में तो मेटाफरिकली जैसे हम बोलते हैं कि नेचर से मिला हमें नेचुरल लॉ, तो उस तरीके के लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ बाय मेटाफर। अब देखो जब हम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन एलिमेंट्स आते हैं। पहला आता है कमांड, दूसरा आता है सैंक्शन, तीसरा आता है सॉवरेन। तो कमांड क्या हुआ, जब घर का बड़ा बुजुर्ग आपको कमांड देता है कि ये काम करो, ये काम नहीं करना, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ, तो जो भी लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसमें कमांड होता है। कमांड किसका, किसी सुपीरियर अथॉरिटी का। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, मतलब आ गया सैंक्शन। तीसरा आता है कि सॉवरेन, मतलब वो रूल जो है वो कौन इम्पोज करता है, कोई भी सुपीरियर बंदा जो घर का सबसे बड़ा हो और उसकी बात सबको ही मानता हो, तो वो बंदा वो रूल इम्पोज आपके ऊपर करता है, तो वो क्या हो गया, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड में तीन एलिमेंट होते हैं। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ भी तीन तरीके का होता है। पहला लॉज बाय रिपील आता है, दूसरा आता है डिक्लेरेटरी लॉ, और तीसरा आता है लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप ये डायग्राम भी आपको क्लियर है। ऑस्टिन का मानना है कि देखो लॉ फेयर है अनफेयर है कोई मतलब नहीं, लॉ जस्ट है अनजस्ट है नथिंग मैटर्स, लॉ लॉ है और आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। लॉ के साथ सैंक्शन होना चाहिए, कमांड होना चाहिए सॉवरेन का, उसी को हम लॉ मानते हैं। ये जॉन ऑस्टिन का कहना है। जॉन ऑस्टिन ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी जो मुझे बड़ी पसंद है, और ये एग्जाम में भी एक बार ही आया था पर मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उनका कहना है कि देखो भाई, लॉ इज अ रूल, ठीक है, एक रूल है, हम लिखते जाते हैं, लॉ इज अ रूल, ठीक है। अब ये रूल कौन बनाता है और किस लिए बनाते हैं, तो रूल बनाया जाता है फॉर द गाइडेंस। गाइडेंस किसका, उन इंटेलिजेंट बीइंग का, गाइडेंस ऑफ intelligent being. Law is a rule for the guidance of intelligent being by another intelligent being having power over them. ठीक है, तो ये एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी में इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते हैं। अब इस सोसाइटी को कंट्रोल करने की पावर किनके ऊपर है, इनके ऊपर है, तो ये भी इंटेलिजेंट बीइंग है, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट बीइंग एक रूल बनाता है, किसके लिए, फॉर द गाइडेंस ऑफ दिस इंटेलिजेंट बीइंग। क्यों बनाता है, क्योंकि इस इंटेलिजेंट बीइंग का पावर है इनके ऊपर, तो उस रूल को हम लॉ कहते हैं। जॉन ऑस्टिन के भाषा में, ये एग्जाम में पूछा भी गया था। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि लॉ इज अ रूल मेड फॉर द गाइडेंस ऑफ इंटेलिजेंट बीइंग बाय अनदर इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर देम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो आई होप ऑस्टिन और बेंथम की बातें रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ आपको क्लियर है। ना क्लियर हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे अब हम एच.एल.ए. हार्ट के बारे में। तो एच.एल.ए. हार्ट ने एक किताब लिखी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। उस किताब में इन्होंने क्या किया, उस किताब में ऑस्टिन के द्वारा की गई सारी बातों को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि देखो भैया, लॉ कोई रूल नहीं है, बल्कि लॉ में दो रूल्स कंसिस्ट होते हैं। इनका मानना है कि देखो
जो लॉ है ना, इसमें रूल्स होते हैं और उन रूल्स का ब्रॉड एप्लीकेशन होता है। मतलब सोसाइटी का कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जहां पे वो लॉ या वो रूल अप्लाई ना करे। तो कहते हैं लॉ कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रूल्स, और उस रूल्स का क्या होता है, ब्रॉड एप्लीकेशन होता है। एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, मतलब वो रूल नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर का है। मतलब क्या है कि वो ऑब्लिगेशन है, वो मैंडेटरी है, सब लोग उसे फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये सबके ऊपर एक तरीके का ऑब्लिगेशन इम्पोज किया गया है। विच आर एट द सेम टाइम एमेंडेबल टू फॉर्मलाइजेशन। कहते हैं वो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको मिला होगा और समय पड़ने पे हम उसे अमेंड भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी रूल्स है वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस के माध्यम से आपके समक्ष आया हो। तो कहते हैं कि देखो भैया, लॉ क्या है, सिंपली एक रूल है जिसका ब्रॉड एप्लीकेशन है। मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी में, पूरे सेगमेंट पे सब पे वो अप्लाई होगा, हर कोई उसे फॉलो करने के लिए बाउंड है। और कहते हैं कि एट द सेम टाइम हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं और वो लेजिस्लेशन के प्रोसेस के माध्यम से लोगों के बीच में आना चाहिए। अब दो रूल्स होते हैं इनके हिसाब से, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जब प्राइमरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स हों या ड्यूटीज इंपोज की जाए लोगों के ऊपर। और जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो कहते हैं कि पावर को कन्फर करना, वो सेकेंडरी रूल्स हुआ। अब ये बोलते हैं कि मान लो कोई सोसाइटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी रूल्स हैं या सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रूल्स हैं, तो वो सोसाइटी इनकम्प्लीट है और ऐसी सोसाइटी को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोसाइटी एफिशिएंट हो, अच्छे से मैनेजेबल हो, तो वहाँ पे दोनों रूल्स होने चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। दोनों रूल्स का होना ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के रेगुलेशन के लिए। अब देखो, इन्होंने कुछ और भी बातें की हैं। वेयर इज माय पेन? इन्होंने क्या बातें किया, इन्होंने कहा कि देखो लॉ क्या करता है, लॉ आपको कमांड नहीं प्रिस्क्राइब करता है। लॉ डू नॉट प्रिस्क्राइब कमांड, रादर वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। और क्या कहना है ऑस्टिन का, ये कमांड है सॉवरेन का। तो इनका कहना है कि लॉ इज द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ये आपको कमांड प्रिस्क्राइब नहीं करता। फिर साथ ही में ये कहते हैं कि लॉ से क्या पता चलता है, लॉ से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन इम्पोज होता है और वो ऑब्लिगेशन आपकी ड्यूटी बनता है। लॉ का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम डरा धमका के रखे कि इसको फॉलो नहीं किया तो तुम्हारी जान ले लेंगे, ऐसा नहीं है। लॉ का काम क्या है, आपको आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाना कि आपको ये फला फला ड्यूटीज फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि इसमें कोर्जन नहीं होता है, मतलब आपके ऊपर फियर इम्पोज नहीं किया जाएगा। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। एचएलए हार्ट 1907 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे हेंस केल्सन के बारे में। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 1881 से लेकर 1973 तक इनका लाइफ स्पैन है। ये बिलोंग करते थे वीना स्कूल ऑफ लीगल थॉट्स में। इन्होंने थ्योरी दिया था, क्या दिया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने कहा था कि लॉ फ्री होना चाहिए किस चीज़ से, सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से, और साथ ही साथ लॉ लॉजिकल होना चाहिए, मतलब सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए वो खुद के लिए, उसे किसी भी इन्फ्लुएंसेस की जरूरत नहीं है, ना ही वो हिस्ट्री पे बेस्ड हो, ना ही वो साइकोलॉजिकल फिलॉसफी पे बेस्ड हो, ना ही वो पॉलिटिकल फिलॉसफी पे बेस्ड हो, ना ही वो सोशल फिलॉसफी या इन्फ्लुएंसेस से गवर्न हो रहा हो। लॉ बिल्कुल फ्री होना चाहिए इन सारे इन्फ्लुएंसेस से। तो इन्होंने प्रपोज क्या किया था, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इनका मानना है कि लॉ इज नॉर्मेटिव, मतलब ये कोर्जन का ऑर्डर है। इनका मानना है कोर्सिव है, मतलब लोग उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होने ही चाहिए। एंड नॉट अ नेचुरल साइंस, ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है। लॉ क्या होगा, लॉ के साथ हमेशा सैंक्शन इम्पोज होगा, मतलब अगर तुमने चोरी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। तो सैंक्शन अटैच होना चाहिए लॉ के साथ। तो ये हो गया हेंस केल्सन के बारे में, जो वीना स्कूल ऑफ लीगल थॉट से बिलोंग करते थे। इन्होंने 3 वर्ड्स बोले थे जो कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में आया है। ये बोलते हैं कि लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और अभी हमने हार्ट के बारे में बोला तो उन्होंने क्या कहा कि लॉ क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है। यहाँ पे अब क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का एक ऑर्डर है। और जब हमने ऑस्टिन को पढ़ा था उन्होंने क्या कहा था, लॉ इज द कमांड। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि लॉ इज कोर्सिव ऑर्डर, मतलब लोग फॉलो करने के लिए बाउंड होंगे ही होंगे, चाहे वो डर के हों चाहे जैसे भी हों। इन्होंने कहा लॉ इज ऑड प्रोपोजिशंस, दैट इज नॉर्म्स। यहाँ पे नॉर्म्स की बात आती है। अब नॉर्म्स क्या होता है, तो कहते हैं कोई भी एक्ट जिसके वजह से कोई बिहेवियर का कमांड हो रहा हो या परमिशन मिला हो या अथॉराइजेशन मिला हो, तो उसे हम नॉर्म्स कहते हैं। जैसे अगर आप रोड पे चलते हैं तो
रेड लाइट जब भी जलेगी तो आपको गाड़ी रोकना है, ट्रैफिक रूल्स है। तो ये क्या है, आपको कमांड दिया जा रहा है कि जब भी सिग्नल में रेड लाइट दिखेगी तो आपको वहां पे रुक जाना है, ये कमांड हो गया। परमिशन क्या है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे आप चल सकते हैं। और अथॉरिटी क्या मिली है कि वहां पे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास अथॉरिटी है, ट्रैफिक पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो चालान काट सकते हैं या वो आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं अगर आपने रूल्स को ब्रेक किया। तो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स है एन एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से सर्टन बिहेवियर इज कमांडेड, परमिटेड और ऑथराइज्ड। आई होप मैं क्लियर हूं। इन्होंने कहा कि नॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट नॉर्म्स और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट नॉर्म्स। अब ये जो डिपेंडेंट नॉर्म्स है ना, ये वैलिडेशन के लिए किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नॉर्म्स पे। तो कहते हैं जो डिपेंडेंट नॉर्म्स है ना, ये कोर्सिव का नहीं होता है, कोर्सिव नेचर का नहीं होता है, लेकिन वही इंडिपेंडेंट कोर्सिव नेचर का होता है। मतलब ये खुद में ही सक्षम है, ये फोर्सफुल है, इसको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम डिपेंडेंट नॉर्म की बात करते हैं तो वो वैलिडेशन के लिए इंडिपेंडेंट नॉर्म पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंट नॉर्म में आ जाता है कि विल बनाने का अधिकार या आपके पास सेल्फ डिफेंस यूज करने का अधिकार है। तो ये सब डिपेंडेंट किस पे है, इंडिपेंडेंट नॉर्म पे। किस लिए, वैलिडेशन के लिए। अब जब नॉर्म की बात करते हैं तो इसको ग्रैंड नॉर्म की तरफ भी लेकर जाएंगे हम, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि हर नॉर्म ना हायरार्किकल सिस्टम में होता है। हर नॉर्म किसी दूसरे नॉर्म से अपनी एग्जिस्टेंस को डिराइव करता है। अब जब हायरार्किकल सिस्टम की बात करते हैं तो मेरी पेन फिर से खो गई। I don't know why it's not working. चलो, तो कहते हैं कि देखो भैया, हर नॉर्म हायरार्किकल सिस्टम में होता है और कहते हैं कि हर नॉर्म अपनी एग्जिस्टेंस को किसी सुपीरियर नॉर्म से डिराइव कर रहा होता है। अब हायरार्किकल सिस्टम के लिए आप एक पिरामिड बनाइए। अब यहाँ पिरामिड में ना कोई ऐसा नॉर्म है जिसके माध्यम से दूसरे नॉर्म्स अपनी वैलिडेशन को या अपनी एग्जिस्टेंस को डिराइव करते हैं। फिर इस वाले नॉर्म से कोई दूसरा नॉर्म अपनी वैलिडेशन को या अपनी एग्जिस्टेंस को डिराइव करता है। तो हर नॉर्म एक हायरार्की में होता है। हाईएस्ट नॉर्म को हम बेसिक नॉर्म या ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। अभी जो ग्रैंड नॉर्म है ना, ये जर्मन का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फंडामेंटल नॉर्म, और ये सुपीरियर नेचर का होता है। और इसी नॉर्म से बाकी सारे नॉर्म क्या होते हैं, वैलिडेट हो रहे होते हैं या अपनी एग्जिस्टेंस को डिराइव कर रहे होते हैं। तो जो ग्रैंड नॉर्म होता है वो सुप्रीम होता है, उसको किसी की एग्जिस्टेंस या किसी की वैलिडिटी की जरूरत नहीं होती है। तो ग्रैंड नॉर्म का भी थ्योरी कौन लेकर आया था, हैंस केल्सन लेकर आए थे, और ये पूरे के पूरे लीगल सिस्टम का बैकबोन है। तो अगर हम लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो लॉ क्या हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ बिहेवियरल नॉर्म है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस को ट्रेस कहाँ से कर सकता है, ग्रैंड नॉर्म से कर सकता है, जहां से वो डिराइव हुआ हो। अब इसको अच्छे से समझने के लिए 2001 का एक केस है, आंध्र प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती पी लक्ष्मी देवी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केल्सन की थ्योरी के हिसाब से हर कंट्री का अपना हायरार्की होता है लीगल नॉर्म्स में, और उस हायरार्की में जो सबसे टॉप पे होता है उसे हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। अब जो वो ग्रैंड नॉर्म है ना, वहां से बाकी सारे नॉर्म्स अपनी एग्जिस्टेंस को डिराइव करते हैं। और बाकी सारे नॉर्म्स में मान लो कोई लोअर कैटेगरी का नॉर्म है, अगर वो ग्रैंड नॉर्म से कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो ग्रैंड नॉर्म प्रिवेल करेगा, और जो लोकल नॉर्म है या जो छोटा वाला नॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा हमारे लॉ में होता है कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रैरी होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, बट वो लॉ प्रिवेल नहीं करेगा। इसलिए इंडिया में जो ग्रैंड नॉर्म है वो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप इस पिरामिड को देख लीजिए, ये जनरल है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ ग्रैंड नॉर्म है, और हमारे इंडिया में ग्रैंड नॉर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बाकी जितने भी लॉ डिराइव हो रहे हैं वो कहाँ से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं, और वो अपनी एग्जिस्टेंस कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव कर रहे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ग्रैंड नॉर्म हुआ। बाकी जितने भी लॉ डिराइव हो रहे हैं वो क्या हुए, वो नॉर्म्स हो गए। वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी वैलिडेशन के लिए डिपेंड किस पे करेंगे, ग्रैंड नॉर्म पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे। तो इस पिरामिड में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रैंड नॉर्म, द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लॉ, जहां पे कहते हैं एक्ट्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद आता है डेलीगेटेड रेगुलेशन, जहां कहते हैं एक्ट्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन अडॉप्टेड बाय एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। उसके बाद आता है इंडिविजुअल एक्ट्स, जहां पे डिसीजंस के बारे में बताते हैं कि जो भी डिसीजंस हैं या कोई भी एक्ट्स हैं उन सब के बारे में बात हो रही है। तो ग्रैंड नॉर्म क्या है,
ये एक फंडामेंटल नॉर्म है जिससे बाकी सारे नॉर्म्स डिराइव हो रहे हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वहां पे जो ग्रैंड नॉर्म है वो क्या है, पैक्टा sunt servanda। पैक्टा sunt servanda क्या बात करता है, कहता है कि भैया जितनी भी ट्रीटीज हैं वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगी, तो ये वहां का ग्रैंड नॉर्म है। तो हर देश का अपना एक ग्रैंड नॉर्म होता है। ग्रैंड नॉर्म की जो थ्योरी है वो कैल्सन लेकर आए हैं। इनका लाइफ स्पैन 1881 से 1973 तक है। आई होप मैं पूरी चीज़ों को आपको बहुत ईजी शब्दों में और बहुत कम समय में समझाने की कोशिश की हूँ। चीज़ें पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, मन करे तो, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए। इन केस कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, या मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।